हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। विज्ञान सीरीज में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है कि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाएगा। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और झूलते झूलते अगर वो झूला पे खड़ी हो जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसका आवर्तकाल हो जाएगा। पेंडुलम की लंबाई जो है अगर दोगुनी कर देंगे तो उसका आवर्तकाल जो है वो √2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रश्न तीसरा है हमारा, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल जो है वो उसका आधा यानी दोगुना हो जाता है। जब लोलक की लंबाई जो है वो चौगुनी करेंगे तो आवर्तकाल जो है दोगुना हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अगर 8 गुनी कर देंगे तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न 4 है हमारा, किसी लोलक घड़ी को किसी पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। क्या है कि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से या तो ऊपर या नीचे लेके जाएं तो घड़ी का आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है। सरल लोलक लोलक घड़ियां जो होती हैं उनकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है गर्मियों के समय में। प्रश्न छठा है हमारा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य जो है वो यांत्रिक तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। जल तरंगे हैं तो जल तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जल तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रश्न 8 है हमारा, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तो ये तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो सुरंग और दो गर्त इस प्रकार से चलती है ये लाइन सुरंग और गर्त के रूप में। तो ये जो है दो सुरंग और दो गर्त के बीच की दूरी जो है ये तरंगदैर्घ्य कहलाती है। प्रश्न 9 है हमारा, तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है तो इसका मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। प्रश्न 10 है हमारा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो ये 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 11 नंबर कि ध्वनि का अध्ययन कहलाता है तो एकॉस्टिक एकॉस्टिक जो है वो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न 12 है हमारा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ध्वनि का वेग जो है वो ठोसों में सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है तो ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। प्रश्न 13 हो जाएगा हमारा, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है तो गैस में। ध्वनि की चाल न्यूनतम जो है वो गैसों में होती है। प्रश्न 14 हो जाएगा, ध्वनि गमन नहीं कर सकती तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकती तो निर्वात में जो है वो ध्वनि गमन नहीं कर सकती। प्रश्न 15 हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम होता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैसों में होती है। ठीक है। प्रश्न 16 हो जाएगा हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है तो एल्यूमिनियम में होती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होती है। प्रश्न 17 है, किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न 18 हो जाएगा, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। प्रश्न 19 हो जाएगा, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न 20 हो जाएगा हमारा, जल में ध्वनि की चाल होती है तो वे 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न 21 हो जाएगा, लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है वो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न 22 हो जाएगा हमारा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। प्रश्न 23 है हमारा, डॉपलर प्रभाव के अनुसार यानी डॉपलर प्रभाव की परिभाषा जानते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जो है की परिभाषा है। प्रश्न 24 हो जाएगा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है तो क्यों बढ़ती जाती है तो डॉपलर प्रभाव के कारण जो है वो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। प्रश्न 25 है हमारा, डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है
तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का उपयोग जो है वो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। प्रश्न 26 हो जाएगा, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है, तो ये मैक संख्या कहलाता है। मैक संख्या कहलाता है। प्रश्न 27 हो जाएगा, पराध्वनिक चाल या सुपरसोनिक स्पीड की संख्या मेक संख्या होती है तो एक से अधिक होती है। सुपरसोनिक की मेक संख्या जो है वो एक से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 नंबर की अति पराध्वनिक चाल या हाइपरसोनिक की स्पीड जो होती है मेक संख्या में होती है तो ये 5 से अधिक होती है। हाइपरसोनिक स्पीड जो है 5 मेक से अधिक होती है। प्रश्न 29 हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 30 है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है वो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है। प्रश्न 31 है हमारा, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रश्न 32 हो जाएगा, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 33 हो जाएगा, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त ध्वनि नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। प्रश्न 34 हमारा, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। प्रश्न 35 हो जाएगा, महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य जो है वो अधिक होता है। महिलाओं की आवाज जो है वो पुरुषों की आवाज की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। प्रश्न हमारा 36 है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि को किसमें मापा जाता है, तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न 37 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूटीओ के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता है, तो 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त तीव्रता वाली ध्वनि है। प्रश्न 38 हो जाएगा, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है तो 30 से 40 डेसिबल होती है। प्रश्न 39 हो जाएगा, जोर से बातचीत की ध्वनि होती है तो 50 से 60 डेसिबल होती है। प्रश्न 40 है हमारा, ध्वनि तीव्रता की भाई अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो ये होती है 95 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95 डेसिबल होता है। प्रश्न 41 हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, ये 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न 42 हो जाएगा हमारा, प्रतिध्वनि का कारण होता है, ये होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो है वो प्रतिध्वनि का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43 नंबर, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो 1/10 सेकंड तक कान के ऊपर जो है वो ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रश्न 44 है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन सुनते हैं तो ये स्टेथोस्कोप के द्वारा ही सुना जाती है, हृदय की धड़कन। प्रश्न 45 हो जाएगा, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की, रेते लेनेक ने, जो कि फ्रांस के थे, रेते लेनेक ने। प्रश्न 46 है हमारा, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। प्रश्न 47 हो जाएगा हमारा, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है वो लंबवत गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। प्रश्न 48 है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव्य कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, ये श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। प्रश्न 50 हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, तो ये प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।